गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने बीएससी सेकेंड ईयर भौतिक शास्त्र विषय के बारे में विस्तृत से चर्चा करूंगा। जैसा कि आपको सबको मालूम है कि बीएससी सेकेंड ईयर भौतिक शास्त्र के अंदर फिजिक्स के अंदर 3 पेपर होते हैं। जो सबसे पहला जो पेपर होता है वो होता है आपका थर्मल एंड स्टैटिकल फिजिक्स, ऊष्मीय एवं सांख्यिकी भौतिकी। सेकेंड पेपर होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिकी। थर्ड होता है आपका रिलेटिविटी एंड मैथमेटिकल फिजिक्स, आपेक्षिकता एवं गणितीय भौतिकी। जैसा आपको सबको मालूम है कि जो आपके पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड है वो मैक्सिमम मार्क्स 50 के होते हैं। इसके अंदर मिनिमम आपको 18 मार्क्स से लाना कंपलसरी होता है। और आपका एक प्रैक्टिकल होता है जो आपका कितने नंबर का होता है, 75 मार्क्स का होता है। उसके अंदर आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए 27। सबसे पहले मैं आपको पेपर सेकंड के बारे में विस्तृत से चर्चा करूंगा। जो आपका पेपर सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इन तीनों पेपर में सबसे ज्यादा हार्ड एंड कंपटीशन की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब जो सबसे पहला जो आपका पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स, इस इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर के अंदर जैसे सबके अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स जो पेपर है उसके अंदर प्रत्येक जो आपका पेपर्स है इसको 5 यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड किया गया है। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर है इसको भी 5 यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड किया गया है। जो सबसे पहली जो यूनिट है पेपर सेकंड की, जो सबसे पहली जो आपकी यूनिट है वो है आपकी सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस, परिपथ विश्लेषण। सर्किट एनालिसिस, परिपथ विश्लेषण। इस सर्किट एनालिसिस परिपथ विश्लेषण के अंदर जो सबसे पहला जो टॉपिक है और जो आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंस भी है, इसमें से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आता ही आता है। यानी सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका सम इंपोर्टेंट डेफिनेशन, यानी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। यानी जो सबसे पहला जो टॉपिक है इसके अंदर वो है आपका सम इंपोर्टेंट डेफिनेशन या कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इसके अंदर भी जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका नेटवर्क या जाल। नेटवर्क या जाल, यानी इसी से जो आपकी सम इंपोर्टेंस डेफिनेशन है इससे आपका आधे नंबर के 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क या जाल किसे कहते हैं। जैसा आपको सबको मालूम, तो सबसे पहले मैं आपको जाल या नेटवर्क की डेफिनेशन बताता हूं। सबसे पहले जो आपका है जाल वो है आपका विद्युत स्रोत तथा विभिन्न विद्युत चालक अवयवों। यानी सबसे पहली डेफिनेशन में आपको विद्युत जाल या नेटवर्क के बारे में आपको बता रहा हूं। विद्युत जाल या नेटवर्क किसे कहते हैं? विद्युत स्रोत तथा विभिन्न विद्युत स्रोत अवयवों जैसे प्रतिरोध, ट्रांजिस्टर, डायोड, अर्धचालक डायोड आदि के संयोजन से बने तथा एक दूसरे से परिबद्ध परिपथों के समूह को किसके नाम से जाना जाता है? जाल के नाम से जाना जाता है। यानी मेरे कहने का मीन्स ये है, यानी सिंपल भाषा के अंदर ऐसा परिपथ जिसके अंदर डायोड, ट्रांजिस्टर, अर्धचालक डायोड, संधारित्र, ट्रांजिस्टर आदि के संयोजन से बने परिपथ को किसके नाम जाना जाता है? जाल के नाम से जाना जाता है। अब जैसे आपका जो जाल है, जाल इसके अंदर भी क्या होते हैं आपके 2 डेफिनेशंस आती है। यानी वो 2 डेफिनेशंस हैं, वो स्टार बनाकर आपको मैं समझाता हूं। यानी सबसे पहला जो आपका जाल है, यदि किसी जाल के अंदर ऊर्जा के स्रोत पाए जाते हैं, यदि किसी जाल के अंदर ऊर्जा के स्रोत पाए जाते हैं तो उन्हें किसके नाम से जाना जाता है? आपके सक्रिय जाल के नाम से जाना जाता है, यानी एक्टिव जाल। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि एक्टिव नेटवर्क या सक्रिय जाल, सक्रिय जाल। दोबारा इसको रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले डेफिनेशन पूछी जाती है इसके अंदर थी सक्रिय जाल या एक्टिव नेटवर्क किसे कहते हैं? यदि किसी परिपथ के अंदर ऊर्जा के स्रोत पाए जाते हैं तो उन्हें किसके नाम जाना जाता है? सक्रिय जाल या एक्टिव नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। सेकंड डेफिनेशन इसके अंदर से आती है आपकी निष्क्रिय जाल। पैसिव नेटवर्क, यह इसको हिंदी बोलते हैं निष्क्रिय जाल।
इसकी डेफिनेशन भी आपसे पूछी जाती है। तो निष्क्रिय जाल किसे कहते हैं? ऐसा जाल या ऐसा परिपथ जिसके अंदर ऊर्जा के स्रोत नहीं पाए जाते हैं, उन्हें किसके नाम से जाना जाता है? आपको निष्क्रिय जाल के नाम से या आपको पैसिव नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। अब जो आपके जाल हैं, इन जाल को मुख्यतः 3 भागों के अंदर क्या किया गया है? डिवाइडेड किया गया है। यानी सबसे पहले जो आपका जाल है वो होता है आपका चतुर टर्मिनल जाल। सबसे पहला जो आपका नेटवर्क होते हैं वो क्या होते हैं? आपके चतुर टर्मिनल जाल। यानी मुख्यतः नेटवर्क या जो आपके जाल हैं, इन जालों को मुख्यतः 3 भागों के अंदर डिवाइडेड किया गया है। सबसे पहला है आपका चतुर टर्मिनल जाल। चतुर टर्मिनल जाल, यह इसको इंग्लिश में बोलते हैं 4 टर्मिनल नेटवर्क। फोर टर्मिनल नेटवर्क। सेकंड है आपका 3 टर्मिनल जाल। थ्री टर्मिनल नेटवर्क। थर्ड है आपका 2 टर्मिनल जाल। इसको बोलते हैं आप 2 टर्मिनल नेटवर्क। अब सबसे पहले मैं आपको चतुर टर्मिनल जाल के बारे में बताता हूं। यानी सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है आपकी, चतुर टर्मिनल जाल किसे कहते हैं। यानी सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो क्या है? आपका चतुर टर्मिनल जाल। चतुर टर्मिनल जाल, 4 टर्मिनल नेटवर्क। सबसे पहले डेफिनेशन आपकी क्या आती है? चतुर टर्मिनल जाल किसे कहते हैं? ऐसा जाल जिसके अंदर 2 निवेशी तथा 2 निर्गम टर्मिनल पाए जाते हैं। अर्थात ऐसा जाल जिसके अंदर 2 निवेशी युग्म तथा 2 आउटपुट या निर्गम टर्मिनल पाए जाते हैं, तो ऐसे जाल को किसके नाम जाना जाता है? चतुर टर्मिनल जाल के नाम से जाना जाता है। जैसे ये कोई आपका परिपथ हुआ, इस परिपथ के अंदर 2 तो क्या हुए आपके 1 1, यानी ये तो आपके क्या हुए? ये हुआ आपका इनपुट, ये इसको बोलते हैं निवेश। सेकंड क्या हुआ आपका? आउटपुट, ये इसको बोलते हैं आप निर्गम। इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं। यानी ऐसा जाल या ऐसा परिपथ जिसके अंदर 2 निवेशी युग्म या 2 आउटपुट या 2 निर्गम टर्मिनल पाए जाते हैं, तो ऐसे जाल को किसके नाम जाना जाता है? चतुर टर्मिनल जाल के नाम से जाना जाता है या 4 टर्मिनल नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। सेकंड आपका है 3 टर्मिनल जाल। सेकंड डेफिनेशन आती है इसी के अंदर से 3 टर्मिनल जाल। यानी 3 टर्मिनल जाल, देखो आपको नाम से इंडिकेट हो रहा है कि इसके अंदर आपको क्या होगा? एक टर्मिनल या एक युग्म को क्या किया जाएगा? कॉमन किया जाता है। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि 3 टर्मिनल जाल, ऐसा जाल जिसके अंदर एक निवेशी या एक युग्म को ओबेनिस्ट कर दिया जाता है, तो उसे किसके नाम जाना जाता है? 3 टर्मिनल जाल के नाम से जाना जाता है। जैसे 3 टर्मिनल जाल का जो आपका एग्जाम्पल है, यानी ये क्या हुआ आपका 3 टर्मिनल जाल। यानी इसके अंदर क्या किया? एक टर्मिनल को और एक युग्म को क्या किया गया है? ओबेनिस्ट किया गया है। तो इस प्रकार का जो जाल होता है वो क्या होता है? आपका 3 टर्मिनल जाल के नाम से जाना जाता है। थर्ड डेफिनेशन है आपकी 2 टर्मिनल जाल। 2 टर्मिनल जाल, टू टर्मिनल नेटवर्क। 2 टर्मिनल जाल के अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर एक परिपथ या एक युग्म को या एक टर्मिनल को लघुपतित कर दिया जाता है। अर्थात एक टर्मिनल को क्या किया जाता है? इसके अंदर लघुपतित किया जाता है। जैसे आपका ये कोई परिपथ है, इसके अंदर ये फर्स्ट टर्मिनल या युग्म क्या हुआ आपका 1 1, और जो आपका सेकंड जो टर्मिनल है या जो सेकंड युग्म है, इसको क्या कर दिया जाता है? यहाँ पर लघुपतित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो बना टर्मिनल होता है या इस प्रकार से जो आपका बना युग्म होता है, उसको किसके नाम जाना जाता है? 2 टर्मिनल जाल के नाम से जाना जाता है। ये क्या हुआ आपकी जो पूरी की पूरी जो डिस्क्रिप्शन से मैंने बताया या मैंने इसको डिस्क्राइब किया, वो किसके बारे में किया? अभी तक मैंने जाल के बारे में किया।
ये जाल से रिलेटेड पूरे के पूरे आपके क्या कंप्लीट मैंने आपको बताया। सेकंड जो डेफिनेशंस आती है वो आती है आपके स्रोत या सोर्सेज। विद्युत परिपथ में मुख्यतः दो प्रकार के शक्ति स्रोत काम में लिए जाते हैं। जो सबसे पहला होता है वो होता है आपका वोल्टा स्रोत यानी वोल्टेज सोर्स। सेकंड होता है आपका धारा स्रोत या करंट सोर्स। ये दोनों प्रकार के स्रोत वास्तविक व आदर्श होते हैं। यानी सबसे पहले अपन बात करते हैं पहला वाला वोल्टा स्रोत। वोल्टता स्रोत, ये वोल्टा स्रोत को मुख्यतः दो भागों के अंदर डिवाइडेड किया गया है। जैसा फर्स्ट पॉइंट है आपका आदर्श वोल्टा स्रोत, आदर्श वोल्टता स्रोत। सेकंड जो पॉइंट है इसी के अंदर वो है आपका वास्तविक वोल्टता स्रोत। वास्तविक वोल्टता स्रोत यानी सबसे पहले आपका इसको बोलते हैं आप आइडियल वोल्टेज सोर्स। सेकंड होता है आपका रियल वोल्टेज सोर्स। अब सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है वो होती है आपकी आदर्श वोल्टता स्रोत किसे कहते हैं। यानी सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि आदर्श वोल्टता स्रोत किसे कहते हैं। यदि किसी वोल्टता स्रोत जनित्र में आंतरिक लोड उपस्थित न हो तथा उससे जुड़े बाह्य लोड के किसी मान के लिए वोल्टता का मान स्थिर रहे तो उसे किसके नाम जाना जाता है, आदर्श वोल्टता स्रोत के नाम से जाना जाता है। दोबारा मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स या आदर्श वोल्टता स्रोत किसे कहते हैं। यदि किसी वोल्टता स्रोत जनित्र में आंतरिक लोड उपस्थित न हो तथा उससे जुड़े बाह्य लोड के किसी मान के लिए वोल्टता का मान स्थिर रहे तो उसे किसके नाम जाना जाता है, आदर्श वोल्टता स्रोत के नाम से जाना जाता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से यह मुख्यतः सभी परिपथों के अंदर यह देखा जाता है कि आंतरिक लोड सभी के अंदर क्या होता है, उपस्थित होता है, जो परिपथ के श्रेणी क्रम के अंदर व्यवस्थित होता है। अब जो सेकंड डेफिनेशन आती है उसके अंदर क्या होता है, यदि किसी वोल्टता स्रोत या जनित्र में आंतरिक लोड उपस्थित हो तथा उससे जुड़े बाह्य लोड के किसी परिपथ के लिए वोल्टता का मान अस्थिर रहे या चेंजेबल रहे उसे किसके नाम जाता है, वास्तविक वोल्टता स्रोत के नाम से जाना जाता है। जो आपके वास्तविक वोल्टता स्रोत है, इस वास्तविक वोल्टता स्रोत का मुख्यतः यहां पर क्या किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है या काम में लिया जाता है। ये आपका क्या हुआ, वोल्टता स्रोत कंप्लीट हुआ। सेकंड इसी के अंदर आता है आपका धारा स्रोत। इस धारा स्रोत को भी मुख्यतः दो भागों के अंदर डिवाइडेड किया गया है या दो भागों के अंदर बांटा गया है। सेकंड है आपका धारा स्रोत। धारा स्रोत, करंट सोर्सेज। फर्स्ट है इसके अंदर आपका यानी आदर्श और आपका क्या, आपका रियल एंड आइडियल। यानी सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशंस बताता हूं आदर्श धारा स्रोत किसे कहते हैं। यह आदर्श, फर्स्ट है आपका आदर्श धारा स्रोत। आदर्श धारा स्रोत, आइडियल करंट सोर्स। इसके बारे में आपको मैं बताता हूं। आदर्श सबसे पहली डेफिनेशन आती है आपकी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइडियल करंट सोर्स या आदर्श धारा स्रोत किसे कहते हैं। ऐसा धारा स्रोत जिसके अंदर अनंत प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हों। यानी ऐसा स्रोत जिसके अंदर अनंत प्रतिरोध समांतर क्रम में लगा दिए जाते हों, तो इस प्रकार के स्रोत को किसके नाम जाना जाता है, आदर्श धारा स्रोत के नाम से जाना जाता है। यह अर्थात इसके अंदर क्या होता है, आपका बाह्य लोड से जो प्रवाहित धारा का मान है वो क्या रहे, स्थिर रहे, उसे भी किसके नाम जाना जाता है, आदर्श धारा स्रोत के नाम से जाना जाता है। इसी के अंदर सेकंड आता है आपका वास्तविक धारा स्रोत। वास्तविक धारा स्रोत,
रियल करंट सोर्स। सबसे पहले इसके अंदर डेफिनेशंस आती है आपकी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रियल करंट सोर्स या वास्तविक धारा स्रोत किसे कहते हैं। इस प्रकार के स्रोत के अंदर या इस प्रकार के धारा स्रोत के अंदर जो आपके पूरे के पूरे अनंत प्रतिरोधों को हटाकर एक परिमित मान का क्या लगा दिया जाता है, प्रतिरोध लगा दिया जाता है। देखो इन दोनों के अंदर जो मेनली जो डिफरेंस होता है या इन दोनों के अंतर जो मुख्यतः अंतर होता है वो क्या होता है, इसके अंदर तो अनंत प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, जबकि वास्तविक धारा स्रोत के अंदर क्या किया जाता है, इन सभी अनंत प्रतिरोधों को हटाकर एक परिमित मान का प्रतिरोध क्या किया जाता है, यूज किया जाता है या उपयोग में लिया जाता है। तो इस प्रकार के स्रोत को वास्तविक धारा स्रोत के नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसके अंदर आदर्श वोल्टता स्रोत और आदर्श धारा स्रोत के परिपथ के द्वारा। जो सबसे पहले मैं आपको सर्किट या जो आपको स्रोत बता रहा हूं वो है आपका स्रोत। यानी जो ये जो आपका सर्किट डायग्राम है या जो आपका ये पूरा का पूरा परिपथ है, इसको किसके नाम में रहता है, आदर्श वोल्टता स्रोत के नाम से जाना है। यानी जो आपका ये परिपथ है वो है आपका आदर्श वोल्टता स्रोत, आदर्श वोल्टता स्रोत, क्योंकि इसके अंदर मैंने क्या किया है, जो आपके प्रतिरोध है वो किसके अंदर है, आपके एज इट इज इसके अंदर जो आपके प्रतिरोध उपयोग में लिए गए हैं वो क्या होते हैं, आपके समांतर क्रम में क्या किए जाते हैं, आपके उपयोग में लिए जाते हैं। जो सेकंड है आपका वो क्या है, आपका आदर्श धारा स्रोत। इस आदर्श धारा स्रोत के अंदर सबसे पहले मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं परिपथ के द्वारा। जैसे सबसे पहले है आपका स्रोत, इस स्रोत से मैंने क्या किया, आपका लोड प्रतिरोध जोड़ा आपका ZL A B, ये मैंने क्या किया, धारा स्रोत को मैंने कनेक्ट किया। ये क्या है आपका आदर्श धारा स्रोत। यानी जो आपका इस तरह का जो परिपथ होता है वो क्या होता है, आपका आदर्श धारा स्रोत, आदर्श धारा स्रोत। ये क्या होता है आपके आदर्श वोल्टता स्रोत, ये क्या है आपका आदर्श धारा स्रोत। जो सबसे इंपोर्टेंट जो इसके अंदर पॉइंट पाया जाता है वो क्या पाया जाता है आपका, और ये कंपटीशन की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस भी है कि वोल्टता स्रोत BS व धारा IS में संबंध क्या होता है। यानी सबसे पहला जो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या होता है, आपका वोल्टता BS व धारा IS में संबंध बताइए। तो इसके अंदर जो संबंध होता है वो क्या होता है आपका, BS = IS ZS। यानी ये क्या होता है, इसके अंदर संबंध पाया जाता है। इसके अंदर सबसे जो आपकी थर्ड डेफिनेशन आती है वो क्या होती है, आपकी रेखीय प्रतिबाधा। थर्ड डेफिनेशन इसी से पूछी जाती है आपकी रेखीय प्रतिबाधाएं। रेखीय प्रतिबाधाएं, लीनियर इम्पीडेंस। रेखीय प्रतिबाधा या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर इंपीडेंस या रेखीय प्रतिबाधा किसे कहते हैं, यदि किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा, इसकी डेफिनेशन आपकी आती है, यदि किसी रेखीय प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा तथा उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के बीच खींचा गया वक्र सरल रेखा प्राप्त होता है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर यदि किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा तथा उसके सिरों के बीच जो उत्पन्न जो विभवांतर के बीच जो खींचा गया जो वक्र है वो क्या होती है, आपकी एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार की जो प्रतिबाधा होती है वो क्या होती है, आपकी रेखीय प्रतिबाधाएं
कहलाती हैं, रेखीय प्रतिबाधा कहते हैं। इसके अंदर जैसे जो आपका प्रतिरोध, प्रेरकत्व तथा संधारित्र होते हैं, इनकी जो प्रतिबाधाएं होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, आपकी रेखीय प्रतिबाधाएं होती है। ये सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, यानी आर यानी प्रतिरोध, प्रेरकत्व तथा संधारित्र की प्रतिबाधाएं हमेशा क्या होती हैं, आपकी रेखीय होती हैं। जबकि सेकंड पॉइंट इसी के अंदर से आता है आपका एग्जाम में के अंदर, कि जो आपका डायोड होता है, अर्धचालक डायोड होता है, ट्रायोड होता है, इनकी जो प्रतिबाधाएं होती हैं वो रेखीय नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? इसी से एक क्वेश्चन कंपटीशन के अंदर पूछा जाता है कि जो आपका डायोड होता है, ट्रायोड होता है और अर्धचालक डायोड होता है, इसकी जो रेखीय प्रतिबाधाएं होती हैं वो रेखीय क्यों नहीं होती? क्योंकि इनके बीच क्योंकि इसका रीजन है आपका कि जो वोल्टता व धारा के बीच जो खींचा गया जो वक्र होता है वो सरल रेखीय प्राप्त नहीं होता, इसलिए ये क्या होती है, आपकी रेखीय प्रतिबाधाएं नहीं होती। यानी इसके अंदर आपको क्या होता है, डायोड, ट्रायोड, अर्धचालक डायोड, इनकी जो प्रतिबाधाएं होती हैं वो रेखीय प्रतिबाधाएं नहीं होती। अब इसको दूसरे रूप में जो आपके परिपथ होते हैं वो क्या होते हैं, आपके रेखीय होते हैं। यानी अन्य रूप में जो आपके परिपथ होते हैं वो क्या होते हैं, आपके रेखीय रूप में पाए जाते हैं। जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट है आपका E इक्वल टू, यानी अन्य रूप में E इक्वल टू क्या होता है आपका RI। सेकंड होता है आपका E इक्वल टू L DI अपॉन DT, और थर्ड होता है आपका E इक्वल टू 1/C इंटीग्रेशन I dt। यानी इन सभी रूपों में क्या होता है आपका, ये सभी के सभी क्या होते हैं, आपके रेखीय प्रतिबाधाओं के रूप में पाए जाते हैं। यहां पर क्या होता है आपका R L व C क्या होता है आपका नियत गुणांक के रूप में होता है। इसी के अंदर रेखीय प्रतिबाधाओं के अंदर जो सेकंड पॉइंट है वो क्या होता है आपका द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। सेकंड इसी के अंदर से पॉइंट पूछा जाता है आपका पार्श्व प्रतिबाधाएं किसे कहते हैं, या बाइलेटरल इंपीडेंस किसे कहते हैं। यानी सेकंड जो इसी के अंदर जो पॉइंट है वो है आपका द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं। द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं, बाइलेटरल इंपीडेंस। सबसे पहले इसी के अंदर से डेफिनेशन पूछी जाती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बाइलेटरल इंपीडेंस, या द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं किसे कहते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आपको। यदि किसी प्रतिबाधा में से प्रवाहित धारा की दिशा को पलट देने पर प्रतिबाधा का मान क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, तो इस प्रकार की जो प्रतिबाधाएं होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं कहलाती हैं। यानी इसको मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं। जो आपका सेकंड क्वेश्चन आता है वो आता है आपका द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं किसे कहते हैं। यदि किसी प्रतिबाधा में से प्रवाहित धारा की दिशा को पलट देने पर प्रतिबाधा का मान अपरिवर्तित रहता है, तो इस प्रकार की जो प्रतिबाधा होती है वो क्या होती है, आपकी द्विपार्श्विक प्रतिबाधा या बाइलेटरल इंपीडेंस के नाम से जानी जाती है। इसी के अंदर आपका सेकंड पॉइंट आता है आपका, यानी मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहला आपका होता है प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L व संधारित्र C की जो आपकी प्रतिबाधाएं होती हैं वो क्या होती हैं, हमेशा द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं के रूप में जानी जाती हैं। जबकि जो आपका डायोड होता है, ट्रायोड होता है, अर्धचालक डायोड की प्रतिबाधाएं द्विपार्श्विक प्रतिबाधा नहीं होती। ये इसी के अंदर जो सबसे इंपोर्टेंट है, ये आपकी कंपटीशन की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट है दोनों, RLC डायोड, ट्रायोड और अर्धचालक। यानी इसी के अंदर जो आपका नेक्स्ट जो आपके पॉइंट आता है वो क्या आता है आपका शाखा। सबसे पहले इसी की डेफिनेशन पूछी जाती है आपकी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्रांच, या शाखा किसे कहते हैं। किसी जाल में जाल का वह भाग जिसमें धारा का मान नियत रहता है उसे किसके नाम जाना जाता है, शाखा के नाम से जाना है। यानी जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, यदि किसी जाल में जाल का वह भाग जिसमें धारा का मान क्या हो, नियत हो, उसे किसके नाम जाना जाता है, शाखा के नाम से या ब्रांच के नाम से जाना जाता है। जैसे आपको सबसे पहले कोई परिपथ दिया हुआ है,
जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है, इसके अंदर जो आपका दिए गए एग्जाम्पल के अंदर शाखा कौन कौन सी हैं वो आपको बतानी है। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशंस बताई। शाखा या ब्रांच किसे कहते हैं? किसी जाल में जाल का वह भाग जिसमें धारा का मान क्या हो, नियत होता है, नियत रहता है या नियत होता है, उसे किसके नाम जाना जाता है? शाखा या ब्रांच के नाम से जाना जाता है। जैसे दिए गए परिपथ के अंदर जो आपकी शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी कॉमा बी एफ कॉमा सी, यानी दिए गए परिपथ के अंदर ये सभी के सभी क्या है? आपकी शाखाएं। इन शाखाओं के अंदर क्या है? आपका जो धारा का मान होता है वो क्या होता है? आपका नियत होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो क्या आता है? आपका संधि या नोड। नेक्स्ट जो आपका फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है? आपका संधि या नोड। सबसे पहले डेफिनेशन आती है आपकी संधि या नोड किसे कहते हैं, या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नोड? किसी जाल में जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक शाखाएं आकर मिलती है उसे किसके नाम जाना जाता है? संधि या नोड के नाम जाना जाता है। मैं दोबारा आपके सामने बोल देता हूं एक बार, संधि या नोड किसे कहते हैं? किसी जाल में जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक शाखाएं आकर मिलती हैं उसे किसके नाम से जाना जाता है? आपके लिए संधि या नोड के नाम से जाना जाता है। जैसे दिए गए परिपथ के अंदर हमसे पूछा जाता है कि दिए गए परिपथ के अंदर संधि या नोड कौन कौन से हैं, तो देखो इस दिए गए परिपथ के अंदर जो संधि या नोड है वो क्या आपका बी सी ई एफ। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आपको दो या दो से अधिक ब्रांच या शाखाएं क्या होती है? एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, तो उसी बिंदु को किसके नाम से जाना जाता है? आपके लिए संधि या नोड के नाम से जाना जाता है। जैसे दिए गए परिपथ के अंदर संधि या नोड बिंदु हैं वो है आपका बी कॉमा सी कॉमा ई कॉमा एफ, ये क्या आपके संधि या नोड बिंदु हैं। जो नेक्स्ट डेफिनेशन या जो नेक्स्ट परिभाषा पूछी जाती है वो क्या होता है? आपका पास या लूप। सबसे पहले डेफिनेशन आती है आपकी पास या लूप किसे कहते हैं? किसी परिपथ में धारा का वह बंद पथ जो कुछ शाखाओं द्वारा बना होता है उसे किसके नाम रहता है? पास या लूप के नाम से जाना जाता है। दोबारा रिपीट करता हूं मैं, किसी परिपथ में धारा का वह बंद पथ जो कुछ शाखाओं द्वारा बना होता है उसे पास या लूप कहते हैं। जैसे दिया गया परिपथ के अंदर पास या लूप मुझे बताना है, तो इसके अंदर जो सबसे पहले वो जो आपका बंद पूरा का पूरा जो परिपथ है वो कौन कौन से आपके इसके अंदर दिए गए परिपथ के अंदर पास या लूप को बताने के लिए सबसे पहले जो आपको बताना है वो क्या है? आपका ए बी एफ ए, ये क्या आपका एक पूरा का पूरा बंद लूप है, ये क्या हुआ? आपका पास या लूप हुआ। सेकंड क्या हुआ? आपका बी सी ई एफ बी, ये भी क्या हुआ? आपका पूरा एक कंप्लीट क्या हुआ? आपका पास हुआ। और ये भी क्या हो सकता है? आपका एक पास हो सकता है। यानी मेरे कहने का मीन्स ये क्या हुआ? आपका आदि। यानी ये सभी के सभी पूरी का पूरी कंप्लीट क्या हुई? आपकी डेफिनेशंस हुई। यानी मेरे कहने का मीन्स ये आपके जो मैंने 6 पॉइंट बताए, इन 6 पॉइंट से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और कंपटीशन की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंस जो आपके टॉपिक है ये यही पॉइंट्स आपके, यही बिंदु आपके पूरी यूनिट्स के अंदर क्या होंगे? आपको काम आएंगे।